तो फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस से होती है, जहां माइक नहा धोकर तैयार हो रहा है। फिर वो अपनी बंदूक लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वह एक ट्रैकर ऑन करता है, जिससे मसूद की गाड़ी लोकेट हो जाती है और वो शहर में उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में उसे एक सुरंग दिखती है, तो वो आगे बढ़कर गाड़ी रोक लेता है ताकि मसूद का रास्ता ब्लॉक हो जाए। मसूद जैसे ही पीछे रुकता है, माइक मास्क लगाता है और अपनी डिक्की खोलता है। थोड़ी ही देर में मसूद वहां आ जाता है और माइक उस पर बंदूक तान देता है। पहले उसकी जेबें चेक करता है, फिर उसे डिक्की में बैठने के लिए कहता है और फोन का पासवर्ड पूछता है। डिक्की बंद करने से पहले वो मसूद को बता देता है कि अंदर पानी रखा है। इसके बाद वो महीनों पहले मसूद की गाड़ी पर लगाया गया ट्रैकर निकाल लेता है और उसका फोन भी चुरा लेता है। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बेन और अली नाम के दो कजिन ज्वेलरी शॉप में घुसने से पहले अपनी बंदूकें तैयार कर रहे हैं। दुकान के मालिक सैमी उन्हें हीरो का एक सेट देता है, जिसे वे ब्रीफ केस में रख लेते हैं। फिर सैमी बेन को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे बताता है कि सूटकेस में जो हीरे हैं वे नकली है। असली हीरे $3 मिलियन के हैं और बेन उन्हें अपने मोजों में छुपा ले। उसी वक्त माइक दुकान के बाहर गाड़ी पार्क करता है और मसूद के फोन से सैमी को मैसेज भेजता है कि वह तैयार है। कजिन के जाने से पहले सैमी उनकी बंदूकें देखना चाहता है। अली की बंदूक उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे एक नई गन देता है। फिर दोनों अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं और माइक मसूद बनकर उनका पीछा करता है। आखिर में वे एक पार्किंग लॉट में रुकते हैं, तो माइक फिर से मास्क लगाता है और जानबूझकर उनके बहुत पास गाड़ी लगाकर उनका शीशा तोड़ देता है। फिर वो उन पर बंदूक तानता है और अपना फोन दिखाकर बेन के घर की लाइव ब्रॉडकास्ट चलाता है ताकि उन्हें डराया जा सके। माइक दोनों से कहता है कि अपनी बंदूकें और फोन उसकी गाड़ी में डाल दे। फिर वो बाहर निकलता है और बेन पर बंदूक तानकर असली हीरे मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि सूटकेस वाले तो नकली है। पहले तो बेन कुछ नहीं जानने का नाटक करता है, तो माइक उसकी पत्नी का नाम लेकर एक और धमकी दे देता है। अब बेन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो असली हीरे दे देता है। माइक अपनी गाड़ी में मसूद को छोड़ने जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर अली अपनी दूसरी बंदूक निकाल लेता है। जैसे ही माइक वापस आता है और अली को फोन देता है, अली उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था, इसलिए गोली निशाने पर नहीं लगी और शीशे पर जा लगी। अब माइक बुरी तरह डर जाता है और तुरंत गाड़ी भगा लेता है। शहर में जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से निकल जाता है। वो कई बार लगभग दुर्घटनाग्रस्त होता है और एक गाड़ी के पीछे भी टकरा जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं तब तक जब तक एक पार्किंग लॉट तक नहीं पहुंच जाता। वहां वह थोड़ा रुककर सांस लेता है और अपना कॉन्टैक्ट लेंस निकालता है। फिर उस गाड़ी को कवर करके वो दूसरी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। इधर शेरोन स्टीवन के शानदार मैंशन में उससे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए मिलने जाती है। अपना सिक्योरिटी सिस्टम दिखाने के बाद स्टीवन बंदूक निकालता है और शेरोन को खिड़की के पास ले जाकर कहता है कि वो बोतल को निशाना लगाकर मारे। शेरोन ने कभी बंदूक नहीं चलाई थी, इसलिए वो चूक जाती है। फिर वे पूल के पास टेबल पर पॉलिसी के ऑप्शंस पर बात करने लगते हैं और शेरोन एक युवा लड़की को वहां से गुजरते हुए देखती है। उसे लगता है कि वो स्टीवन की बेटी है, लेकिन स्टीवन बताता है कि वो असल में उसकी मंगेतर है। शेरोन तुरंत उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल अब अजीब हो चुका होता है। कुछ ही पलों में डिटेक्टिव लू और टिलमैन उस पार्किंग लॉट में डकैती की जांच करने पहुंचते हैं। वे कजिन से पूछताछ करते हैं और उन्हें यह संदिग्ध लगता है कि डकैत के पास इतनी सारी जानकारी थी, लेकिन बेन कसम खाकर कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं है। वहां दीवार पर कैमरा लगा था, लेकिन उसे काट दिया गया था। बाद में लू टिलमैन से कहता है कि उसे लगता है ये वही डकैत है जिसे वो महीनों से ट्रैक कर रहा है, क्योंकि ये सारी खूबियों पर खरा उतरता है। कोई हिस्सा नहीं, कैमरे पहले से कटे होते हैं। उसे पता होता है कि कब और क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो रूट 101 का इस्तेमाल करके सेकंडों में गायब हो जाता है। टिलमैन को यकीन नहीं होता और वो बताता है कि उसके लेफ्टिनेंट ने उसे पार्टनर बदलने को कहा था। उसने मना कर दिया, लेकिन लू को खुद को संभालना होगा, वरना वे अपना करियर खराब कर लेंगे। माइक जब घर पहुंचता है तो हीरो को एक कप में छुपा देता है। फिर वो अपना सिर छूता है तो पता चलता है कि टूटे शीशे से उसे चोट लगी है। वो मास्क चेक करता है और उस पर खून का दाग पाता है, जिसका मतलब है कि छोड़ी गई गाड़ी में भी खून हो सकता है। शाम को माइक मनी नाम के एक आदमी से मिलता है जो चोरी का सामान खरीदकर ब्लैक मार्केट में बेचता है। माइक मानता है कि वो सांता बारबरा वाली अगली जॉब को लेकर नर्वस है, क्योंकि वहां बहुत सारे आम लोग होंगे और वो नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे। लेकिन मनी बस इतना कहता है कि कोई बेहतर प्लान सोच ले।
जाने से पहले माइक उसके साथ कपों की अदला बदली करता है। फिर मनी एक खास फोन कॉल करता है। एक होटल में माइक एक लड़की को रात के लिए बुलाता है, लेकिन उसका दिमाग सही जगह नहीं होता। वो घर जाता है और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों पर रिसर्च करता है, खासकर शेरोन की प्रोफाइल पर ध्यान देता है। अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी में चोरी हुए हीरों पर चर्चा होती है और शेरोन को पुलिस से बात करने भेज दिया जाता है। उसे ये चिढ़ पैदा करती है क्योंकि वे स्टीवन का अकाउंट किसी और को दे देते हैं। पुलिस स्टेशन में टिलमैन और लू सैमी से पूछताछ करते हैं, जो धोखाधड़ी के आरोपों से नाराज हो जाता है। सैमी समझाता है कि उसने किसी से हीरों के बारे में बात नहीं की और सिर्फ ईमेल भेजे थे, जिसका मतलब है कि उसका सिस्टम हैक हुआ था। एक ढाबे में माइक एक हैकर को पैसे देता है ताकि वो शेरोन की सोशल मीडिया, ईमेल, कैलेंडर और फोन मैसेज से जानकारी हासिल कर सके। वहीं दूसरी तरफ ऑरमैन अपनी बाइक बहुत तेज स्पीड में चलाता है जब तक वो एक पार्किंग लॉट तक नहीं पहुंच जाता, जहां मनी इंतजार कर रहा है। मनी बताता है कि माइक की हिम्मत जवाब दे गई है और वो सांता बारबरा वाली जॉब नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है कि ऑरमैन वर्क काम करे। उस रात माइक शांति से गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक दूसरी गाड़ी उसके पीछे से टकरा जाती है। माया उससे इंश्योरेंस की जानकारी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे नुकसान के पैसे नकद देने की पेशकश करता है। चूंकि ये उसके बॉस की गाड़ी है, माया को ये आधिकारिक तरीके से करना होता है, इसलिए वो उसे फिर भी जानकारी एक्सचेंज करने के लिए मजबूर करती है। अगले दिन शेरोन लू से मिलती है और बताती है कि इंश्योरेंस कंपनी सैमी और कजिन्स के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट चाहती है। लू समझ सकता है कि कंपनी पैसे नहीं देना चाहती, इसलिए वो उनकी चालों का अपमान करता है। तो शेरोन भी भ्रष्ट पुलिस सिस्टम का अपमान करती है। दोनों में बहस हो जाती है और शेरोन कहती है कि आंकड़े बताते हैं कि ये अंदरूनी काम है। ये सुनकर लू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन में लू अपनी टीम को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो पिछले 4 सालों की 219 डकैतियों का नक्शा लगाता है। फिर उनमें से कुछ खास डकैतियों को हटाता है, जैसे 5 लाख से कम वैल्यू वाली, बिना कुरियर या बख्तरबंद गाड़ी वाली, हिंसा वाली और डीएनए या दूसरे सबूत छोड़ने वाली। जो बचती है वे 101 फ्रीवे पर एक पैटर्न बनाती है और लू का मानना है कि ये अपराधी ज्वेलर्स के कम्युनिकेशन को हैक करता है ताकि पता चल सके कि वे माल कब ट्रांसफर करेंगे। उसे लगता है कि अगली डकैती उत्तर में होगी। मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट लू को उसकी प्रेजेंटेशन के लिए डांटता है। वो बताता है कि उन पैटर्न वाले कई केसों में पहले से संदिग्ध है और एक तो बंद भी हो चुका है। उन्हें दोबारा खोलने से डिपार्टमेंट की क्लियरेंस रेट खराब होगी और उनकी एकमात्र प्राथमिकता अपना नंबर मजबूत रखना है। लू को अपने सिद्धांत के लिए कोई समर्थन नहीं मिलता। उसी वक्त ऑरमैन एक बैंक के बाहर अपनी बाइक पार्क करता है और एक आदमी को सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठते हुए देखता है। कुछ ही पलों में वो आदमी सांता बारबरा की एक ज्वेलरी शॉप में घुसता है। ऑरमैन उस पर झपटता है और बंदूक निकालकर उसे अंदर धकेल देता है। जब वो उस आदमी का ब्रीफकेस लेने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो उसकी कलाई से हथकड़ी से बंधा है। फिर ऑरमैन सबको फर्श पर लेटने को कहता है और बैक ऑफिस चेक करता है, लेकिन वहां सिर्फ एक बच्चा होता है। एक महिला को बंदूक से मारने के बाद वो उस आदमी पर बंदूक तानता है और चाबी मांगता है, तो वो बताता है कि चाबी उसकी गाड़ी में है। जब ऑरमैन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कोई गाड़ी नहीं दिखती, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। वो उस आदमी के चेहरे पर मुक्के मारना शुरू कर देता है। तब जाकर वो मानता है कि चाबी उसके गले में है। वो आदमी आखिरकार हथकड़ी खोलता है और ऑरमैन सूटकेस लेकर जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि दुकान में और भी कीमती ज्वेलरी है, इसलिए वो एक कर्मचारी के बाल पकड़कर उसे अलमारियां खोलने पर मजबूर करता है। वो बेचारी महिला सारी ज्वेलरी ऑरमैन के बैग में डाल देती है। फिर वो सबको पहले वाले आदमी के ऊपर लेटने को कहता है। जब वो जाने की कोशिश करता है तो पाता है कि दरवाजा बंद है, जिसका मतलब है कि उसे वापस जाकर बटन दबाना होगा। वो काफी तेजी से नहीं बढ़ता और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, इसलिए वो एक अलमारी पर गोली चलाता है ताकि कोई कर्मचारी हिले। अलार्म बजने लगता है, एक आदमी बटन दबाता है और ऑरमैन आखिरकार बाहर निकल जाता है। इसी बीच माइक माया को मैसेज करके डेट पर चलने को कहता है। शाम को वे एक बहुत फैंसी रेस्तरां में मिलते हैं और माइक सॉफ्टवेयर डेवलपर होने का नाटक करता है, जो बहुत घूमता रहता है। माया मानती है कि वो इस तरह के रेस्तरां में सहज महसूस नहीं करती, इसलिए माइक समझाता है कि वो उसे यहां सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि ये डेट्स के लिए मशहूर है। वे जगह बदलते हैं और उसकी जगह स्ट्रीट फूड खाते हैं। वे थोड़ी देर बातें करते हैं और अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। डेट के अंत में माया फिर से मिलने के लिए राजी हो जाती है। उसके जाने के बाद माइक न्यूज में ऑरमैन की डकैती के बारे में देखता है।
एक ढाबे में लू अपनी पत्नी से बात करता है, जो बताती है कि वो उसे धोखा दे रही है। जब उसे टिलमैन का फोन आता है तो वो बातचीत पर ध्यान देने के लिए उसे इग्नोर करता है। उसकी पत्नी कहती है कि वो बाहर जा सकती है, लेकिन लू उसे रहने को कहता है क्योंकि वो खुद जाएगा। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और फिर वह चला जाता है। बाद में लू अपनी टीम के साथ ज्वेलरी स्टोर में पहुंचता है। टिलमैन बताता है कि यह डकैती लू के सिद्धांत पर खरी उतरती है क्योंकि यह दुकान उत्तर में है, लेकिन लू को लगता है कि यह कोई दूसरा डकैत था क्योंकि उसका वाला हिंसक नहीं होता। इसी बीच माइक मनी से मिलता है और उसे आड़े हाथों लेता है कि उसने उसकी जानकारी का इस्तेमाल किया लेकिन किसी और को भेज दिया। माइक को लगता है कि मनी ने उसके भरोसे के साथ धोखा किया है, इसलिए वो कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उसके साथ काम नहीं करेगा। गुस्से में मनी याद दिलाता है कि माइक उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन माइक बस वहां से चला जाता है। इंश्योरेंस कंपनी में शेरोन सैमी को पॉलीग्राफ टेस्ट लेते हुए देखती है। सैमी इस आरोप से बहुत नाराज होता है कि वो झूठ बोल सकता है और शेरोन और उसकी कंपनी का अपमान करता है। कुछ देर बाद मनी ऑरमैन को बताता है कि माइक कुछ नया प्लान कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि ऑरमैन उसका पीछा करे। अगली डकैती करने के बजाय ऑरमैन को माइक को डकैती करने देना है और फिर माइक को खुद लूट लेना है। दोपहर में ऑरमैन माइक को हैकर से मिलते हुए देखता है। सारी जानकारी एक बेवकूफी भरी वेबसाइट पर एनक्रिप्ट की गई है, इसलिए माइक को एक नोट मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसे कैसे एक्सेस करना है। माइक के जाने के बाद ऑरमैन अपना फोन चेक करता है और पता चलता है कि उसने माइक की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया है। घर पर माइक शेरोन की सारी जानकारी पढ़ता है और उसका कैलेंडर सीख लेता है। अगले दिन वो उसका एक रेस्तरां में पीछा करता है। जब वो जाने वाली होती है तो वो खुद को दूसरा क्लाइंट बताकर उससे कारों के बारे में बातें करने लगता है। पुलिस स्टेशन में लू और टिलमैन सारी डकैतियों के फुटेज का अध्ययन करते हैं। लू निष्कर्ष निकालता है कि डकैत ने गाड़ियां बदली है और वो इलाके की तलाशी लेना चाहता है। शाम को माया दूसरी डेट के लिए माइक के घर आती है। उसे ध्यान आता है कि वहां कोई निजी सामान नहीं है और परिवार की कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए माइक कहता है कि उसका उनसे कोई संपर्क नहीं है। वो ये भी बताता है कि वो गरीबी में बड़ा हुआ है, इसलिए उसे सामान रखने की आदत नहीं है। फिर माया संगीत चालू करती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए मना लेती है। धीरे धीरे बात बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वे खत्म करते हैं, माया कपड़े पहनने लगती है, लेकिन माइक उसे रुकने के लिए मना लेता है। अगली रात माइक बालकनी में ताजी हवा लेने जाता है और दूर एक रोशनी देखता है जो ऑरमैन की लोकेशन बता देती है। ऑरमैन के बाइक पर जाने के बाद माइक अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और हर इंच चेक करता है जब तक उसे ट्रैकर नहीं मिल जाता, जिसे वो तुरंत हटा देता है। फिर वो एक नई जगह किराए पर लेने के लिए फोन करता है। अगली सुबह ऑरमैन डिलीवरी बॉय बनकर हैकर के अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो उसे कमरे में इधर उधर पटकता है और फिर उसके ऊपर बैठकर बंदूक उसके मुंह पर तान देता है। पूछता है कि वो माइक के लिए क्या कर रहा था। इसी बीच लू अभी भी इलाके के हर पार्किंग लॉट की तलाशी ले रहा है। आज वो आखिरकार कवर की हुई गाड़ी देख लेता है और तुरंत अंदर जाकर शीशे के टुकड़े देखता है। जल्द ही फोरेंसिक टीम पूरी तलाशी लेती है और खून की एक छोटी सी बूंद ढूंढ लेती है। बाद में माइक एक आर्ट गैलरी में जाता है क्योंकि उसे पता है कि शेरोन वहां होगी। वो संयोग का नाटक करता है और शेरोन उसे रेस्तरां से याद करती है, इसलिए वे बातें करने लगते हैं और साथ में ड्रिंक लेते हैं। जब शेरोन अपनी नौकरी के बारे में बताती है और कहती है कि इसने उसे लोगों को पढ़ना सिखाया है, तो माइक चाहता है कि वो उसे पढ़े। वो बताती है कि वो राजों वाला आदमी है, थोड़ा ओसीडी है और उसके पास बहुत पैसा और बहुत समय है, लेकिन वो ये भी बता सकती है कि वो पैसे के साथ नहीं बड़ा हुआ। माइक असहज महसूस करता है, इसलिए वो विषय बदलता है और मान लेता है कि उनकी मुलाकात संयोग नहीं है। फिर वो उन सारी चीजों के बारे में बताने लगता है जो उसने उसके बारे में जानी है कि वो 11 साल से एक ही कंपनी में है, फिर भी उन्होंने उसे प्रमोशन नहीं दिया। वो समझाता है कि वो उन लोगों के साथ काम करता है जो उसे जानकारी दे सके ताकि वो डकैतियां प्लान कर सके, और वो हमेशा ध्यान रखता है कि किसी को चोट न पहुंचे या कोई ट्रेस न बचे। जब शेरोन कड़ी मेहनत करने के बजाय चोरी करने के विचार से नाराज होती है, तो माइक बताता है कि उसकी कंपनी के शेयरधारक भी साफ नहीं है। शेरोन फिर भी जाना चाहती है, इसलिए माइक उसे बताता है कि अगर उसने अपना मन बदल लिया तो इंस्टाग्राम पर समुद्र तट की तस्वीर पोस्ट कर दे। शेरोन के जाने के बाद माइक बार के बाहर ऑरमैन को देखता है और उसका पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है। वे दोनों बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे अचानक मोड़ लेते हैं जो दूसरी गाड़ियों को खतरे में डालते हैं। एक बस अचानक उनके बीच आ जाती है और माइक को गाड़ी रोकनी पड़ती है,
लेकिन जब बस हटती है तो ऑरमैन अभी भी वहां होता है। दोनों के बीच एक तनावपूर्ण नजरिया होता है और फिर पीछा फिर से शुरू होता है। ऑरमैन अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए बहुत सारी तरकीबें अपनाता रहता है और आखिरकार वो एक गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करने में सफल हो जाता है। सौभाग्य से माइक जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और उससे बचकर ऑरमैन का पीछा करता रहता है, जो और मुश्किल हो रहा है क्योंकि वे बहुत व्यस्त सड़क पर पहुंच गए हैं। जब ऑरमैन पीछे मुड़कर देखता है कि माइक अभी भी उसका पीछा कर रहा है तो वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और अपनी बाइक से गिर जाता है। माइक उसे दूर जाते देखता है और एक दुकान में उसके पीछे जाता है जहां ऑरमैन ड्रिंक ले रहा होता है। ऑरमैन मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन माइक गुस्से में उसे फ्रिज के सहारे धकेल कर पूछता है कि आखिर बात क्या है। वो तब भी नहीं छोड़ता जब ऑरमैन उसका हाथ काटता है और धमकी के तौर पर अपनी बंदूक निकालता है। ऑरमैन मानता है कि मनी ने उसे भेजा था और माइक उसे बताता है कि अगर उसने उन्हें फिर से देखा तो वे मर जाएंगे। अगले दिन शेरोन को पता चलता है कि लू उसके योगा क्लास में शामिल हो गया है। वे थोड़ी देर बातें करते हैं, तभी लू को पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि एक ज्वेलरी स्टोर के बाहर कुछ अजीब गाड़ियां देखी गई है। लू वहां दौड़ता है, पहुंचता है तो एक और डिटेक्टिव भागते हुए चोर को गोली मारता है। वो चोर का मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो एक किशोर है। जब लू चारों ओर देखता है, दूसरा डिटेक्टिव किशोर की जांच करता है और कहता है कि वो हथियारबंद है। लू फिर से देखता है और लड़के के हाथ में एक बंदूक देखता है, लेकिन उसे यकीन है कि वो पहले वहां नहीं थी। पुलिस स्टेशन में लू लेफ्टिनेंट को बताता है कि उसने क्या देखा। लेफ्टिनेंट खुश नहीं है क्योंकि वो अपने आदमियों की रक्षा करना चाहता है और वो बताता है कि टिलमैन झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया है। वो घोषणा करता है कि जांच पूरी होने तक तीनों डिटेक्टिव्स निलंबित कर दिए गए हैं। जब लू अपना सामान ले रहा होता है, उसे गाड़ी से मिले डीएनए टेस्ट और सिस्टम में मौजूद व्यक्ति की रिपोर्ट मिलती है जो उससे मेल खाती है। पता चलता है कि माइक का असली नाम जेम्स है। वो फोस्टर केयर में रहा था और उसका पूरा जुवेनाइल रिकॉर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी में शेरोन निराश है क्योंकि किसी और कर्मचारी ने स्टीवन के साथ डील बंद कर ली है। मीटिंग के बाद उसका बॉस उसे बताता है कि उसे इस साल प्रमोशन नहीं मिल रहा, लेकिन शायद अगला साल काम कर जाए। शेरोन उसे आड़े हाथों लेती है कि वो सालों से यही वादा करता आ रहा है और धमकी देती है कि वो अपने क्लाइंट्स को दूसरी कंपनी में ले जाएगी। उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अमीर लोग 53 साल की औरत के पीछे नहीं भागेंगे। गुस्से में शेरोन समुद्र तट पर जाती है और अपने इंस्टाग्राम के लिए एक तस्वीर लेती है। माइक को तुरंत अलर्ट मिलता है और वह उसे लेने दौड़ता है। वो उसे एक कुरियर के बारे में बताती है जो स्टीवन की शादी के सूट में मेहमानों के लिए घड़ियां और रत्न डिलीवर करेगा। चूंकि स्टीवन सब कुछ नकद भुगतान करता है, इसलिए बहुत सारा पैसा भी वहां होगा। कुल मिलाकर वे $10 लाख चुरा सकते हैं और शेरोन 3 चाहती है। माइक बताता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, इसलिए वो इसके बारे में सोचेगा। उस रात लू माइक की फाइल में लिखे आखिरी पते पर जाता है। वो एन नाम की एक औरत से मिलता है, लेकिन वो नहीं समझती कि कोई जेम्स को वहां क्यों ढूंढ रहा होगा। जल्द ही माइक को एन से वॉइसमेल मिलता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। माइक तुरंत उसे वापस कॉल करता है और वो बताती है कि एक पुलिस वाला उसे ढूंढ रहा है। जब वो फोन लू को देती है तो माइक फोन काट देता है। बाद में माइक शेरोन को उसकी गाड़ी में चौंकाता है और पुष्टि करता है कि वह डकैती करेगा। वो उसे एक डिस्पोजेबल फोन देता है और निर्देश देता है कि हर कॉल के बाद सिम कार्ड नष्ट कर दे। अगले दिन माइक सिक्योरिटी जांचने के लिए शादी वाले होटल में जाता है। वहीं शेरोन कंपनी के सिस्टम से स्टीवन की शादी के बारे में सारी जानकारी निकाल लेती है। बाद में घर पर शेरोन सिम कार्ड नष्ट करती है और कूड़ा बाहर फेंकती है। जब वो अपने अपार्टमेंट में लौटती है, ऑरमैन उसे पटक देता है और कुछ बार मारता है। धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया कि वो माइक के साथ क्या कर रही है तो और बुरा होगा। अगले दिन शेरोन योगा क्लास में नहीं जाती, लेकिन फिर भी अंत तक रुकती है ताकि लू को अपने चोट के निशान दिखा सके। वे पार्किंग लॉट में छिपकर बात करते हैं और वो उसे सब कुछ बता देती है, ये मानते हुए कि उसे ऑरमैन को भी सब बताना पड़ा। लू वादा नहीं कर सकता कि वो उसे जेल से बचा पाएगा, लेकिन वो उसे सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहने को कहता है। जब ऑरमैन एक कर्मचारी का पीछा करने के लिए होटल जाता है, लू पुलिस स्टेशन लौटता है ताकि डायमंड डकैती के सबूत चेक कर सके और उसे नकली वालों का बैग मिल जाता है। वहीं एक रेस्तरां में माइक की माया के साथ डेट है और वो उसे बताता है कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन चाहता है कि वो उसका इंतजार करे। माया को काम का बहाना यकीन नहीं होता और वो कहती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। माइक को ये बड़ों वाला रवैया लगता है और वो समझाता है कि जो लोग पैसे के साथ बड़े हुए हैं वे कभी नहीं समझेंगे
कि जीवित रहने के लिए बुरे काम करने कैसे पड़ते हैं। ये माया के लिए काफी नहीं है और वह चली जाती है। अगले दिन शेरोन हमेशा की तरह काम पर जाती है, लेकिन वो अपने फोन पर कुरियर के प्लेन को ट्रैक करना बंद नहीं कर पाती। फिर वो अपने सहकर्मी को बॉस के चुटकुलों पर हंसते हुए देखती है। वो उसके ऑफिस में घुस जाती है और कहती है कि बॉस बहुत वादे करते हैं, लेकिन सब झूठ होते हैं। वे केवल युवा लड़कियों को अजीब अमीर लोगों के लिए चाहते हैं। अपने बॉस का अपमान करने के बाद शेरोन सिर ऊंचा करके ऑफिस से निकल जाती है। उसी वक्त माइक एयरपोर्ट के पास पार्किंग लॉट में इंतजार कर रहा है। वो डिलीवरी के लिए रखे गए गार्ड को ढूंढता है और उस पर बंदूक तानकर अपने फोन पर उसका घर दिखाता है, एक धमकी के तौर पर। वो उस आदमी की गाड़ी और फोन चुरा लेता है ताकि खुद को रखा गया गार्ड बना सके। आखिरकार कुरियर का प्लेन लैंड करता है और उस आदमी से संपर्क किया जाता है। जल्द ही माइक कुरियर को उठाता है, ये नहीं जानते हुए कि लू ने असली आदमी की जगह ले ली है। यात्रा के दौरान वे आकस्मिक रूप से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये साफ है कि वे दोनों बहुत तनाव में हैं और संदेह से एक दूसरे को देखते रहते हैं। होटल में ऑरमैन कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहन लेता है और शादी वाले सूट के लिए रूम ऑर्डर मिल जाता है। जब माइक और लू पहुंचते हैं तो वे सीधे स्टीवन को देखने जाते हैं। जैसे ही वे दरवाजा बंद करते हैं, माइक अपनी बंदूक निकालता है और सबको घुटनों पर बैठने को कहता है। स्टीवन बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मंगेतर डर जाती है और बता देती है कि पैसा तिजोरी में है। माइक स्टीवन को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करता है और सारा पैसा निकाल लेता है। एक बार जब वो उसके बैग में होता है तो वो लू को ज्वेलरी वाला ब्रीफकेस खोलने को कहता है। लू ऐसा करता है और उस बंदूक को पाता है जो उसने पहले वहां छुपा रखी थी। वो माइक पर बंदूक तानता है और बताता है कि वो पुलिस वाला है। वे एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। तभी ऑरमैन कमरे में घुस आता है और माइक को पकड़ लेता है, उसे निहत्था करते हुए और अपनी बंदूक लू पर तानता है। हर कोई एक दूसरे पर चिल्लाने लगता है। किसी को समझ नहीं आता क्या करना है। आखिरकार ऑरमैन झल्ला जाता है और स्टीवन को गोली मार देता है। फिर वो लू को ज्वेलरी वाला सूटकेस धकेलने को कहता है, लेकिन वो घबरा जाता है क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसका चेहरा देख लिया है। वे बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी ऑरमैन अचानक मरा हुआ गिर जाता है। पता चलता है कि माइक ने लू से ली गई बंदूक से उसे मार गिराया है। ऑरमैन की नब्ज चेक करने के बाद लू माइक की बंदूक दूर कर देता है। वो उसे शहर छोड़कर जाने और कभी वापस न आने को कहता है। वादा करता है कि वो सब कुछ ऑरमैन पर डाल देगा। माइक आखिरकार अपनी बंदूक गिरा देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। गुस्से में स्टीवन लू पर चिल्लाता है कि उसने एक चोर के साथ सौदा किया, लेकिन लू उसे टैक्स चोरी और अवैध पत्थरों के आयात के लिए जांच की धमकी देता है अगर वो भी झूठ नहीं बोलता। उसकी मंगेतर उसे डांटती है, इसलिए स्टीवन सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। सड़क पर माइक चला जाता है, जबकि पुलिस की गाड़ियां होटल को घेर लेती है। बस में लू बताता है कि उसके पास स्टीवन के हीरे हैं और नकली वाले सूटकेस में छोड़ दिए। फिर वो शेरोन को हीरे देने के लिए योगा क्लास में जाता है ताकि वह एक नया जीवन शुरू कर सके। बदले में वो उसे माइक द्वारा भेजी गई एक तस्वीर दिखाती है जिसमें पुलिस वाले के लिए एक संदेश है। इसी बीच माइक शहर से बाहर गाड़ी चलाता है। बाद में लू तस्वीर वाली जगह पर जाता है और माइक की पुरानी कार पाता है। उसमें चाबियां भी हैं, इसलिए वो उसे चलाने लगता है। वहीं माया को एक लिफाफा मिलता है जिसमें माइक के बचपन की तस्वीर है। उसके पीछे वो माफी मांगता है और उम्मीद करता है कि वे फिर से जुड़ सकें। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।